हेलो, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स, जिसमें से 11 प्रिंसिपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड बचे हैं सिर्फ 3 ही प्रिंसिपल्स, जो कि आज के लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। पिछले 11 प्रिंसिपल्स में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो वो अपनी कमेंट डाउन कर सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है हमारा स्केलर चेन प्रिंसिपल। सो देखो, इस प्रिंसिपल के थ्रू हेनरी फ्यूल ने सजेस्ट किया था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फ्लो और अथॉरिटी का जो फ्लो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। एक चेन के थ्रू कम्युनिकेशन और अथॉरिटी जो है वो मूव होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब कि अगर किसी को किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो ऐसे नहीं है कि कोई भी किसी भी के साथ जाके कम्युनिकेट कर सकते, किसी के साथ भी जाकर बातचीत कर सकता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से आप बात कर सकते हो। सिमिलरली अथॉरिटी भी, अगर किसी को, किसी सुपीरियर को किसी सबऑर्डिनेट को काम देना है तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सबऑर्डिनेट को काम दे सकते हो, उसको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अथॉरिटी मूव कर सकते हो, ऐसा हेनरी फ्यूल ने सजेस्ट किया है। सो देखो, मान लो कि ए जो है वो टॉप लेवल पर है, ए के अंडर काम करते हैं बी और सी, बी के अंडर काम करता है डी एंड डी के अंडर सी के अंडर काम करता है ई, फिर इसके अंडर एफ और ये आ गया जी। तो इस तरह से हेनरी फ्यूल ने कहा था कि अगर किसी को किसी भी सुपीरियर को काम देना है, ए इन दोनों का सुपीरियर है, बी डी का सुपीरियर है, डी एफ का सुपीरियर है, सी ई जी का सुपीरियर है, तो ए जो है वो बी और सी दोनों को काम दे सकता है। बी आगे डी को दे सकता है, डी आगे एफ को काम दे सकता है, सी आगे ई को काम दे सकता है, ई जो है वो आगे जी को दे सकता है। यानी कि सी डायरेक्टली जी को काम नहीं दे सकता, ए जो है वो डायरेक्टली ई को काम नहीं दे सकता, ए ना ही डायरेक्टली जी को काम दे सकता है। ए पहले सी को अथॉरिटी मूव करेगा, सी से आगे वो अथॉरिटी ई और जी को मूव होगी। तो इस तरह से हेनरी फ्यूल ने कहा था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन फॉलो की जानी चाहिए एंड उसी चेन के थ्रू अथॉरिटी, यानी कि जो भी आप काम ट्रांसफर कर रहे हो वो अथॉरिटी ट्रांसफर होनी चाहिए उसी चेन के थ्रू, और उसी चेन के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना है। अगर जी को काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जी जो है वो डायरेक्टली ए के पास नहीं जा सकता, जी पहले ई के पास जाएगा, ई सी के पास जाएगा, ई सी के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ए के पास जाएगी। जी अपनी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ए के पास नहीं लेके जा सकता। ये है स्केलर चेन की एक चेन के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन मूव होगी। इसके सिंपल से एग्जांपल आप ये समझ सकते हो, अगर स्कूल में एक रूल बना दिया जाए कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये बच्चा है, स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपनी क्लास टीचर के पास जाएगा, टीचर से बात करके टीचर की परमिशन से वो आगे जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके पास जाएगा एंड उनकी परमिशन से आगे प्रिंसिपल के पास जा सकते हो। डायरेक्टली आप प्रिंसिपल के पास अपनी प्रॉब्लम या अपनी बात लेकर नहीं जा सकते, उसके लिए ये चेन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यही होती है स्केलर चेन कि स्टूडेंट फिर पहले क्लास टीचर की परमिशन से कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर से प्रिंसिपल के पास। इसे ही स्केलर चेन कहा गया है कि आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते, वही इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब स्केलर चेन जो है वो डिपेंड करेगा कितनी बड़ी होगी, किस तरह से होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। रिप्रेजेंट्स अ चेन ऑफ अथॉरिटी और सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट ही हमेशा अथॉरिटी मूव करती है। फ्यूल आर्ग्यूज दैट दिस चेन मस्ट बी स्ट्रिक्टली अधर्ड टू सिस्टमेटिकली। फ्यूल ने आर्ग्यू किया था कि ये जो चेन है वो मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो की जानी चाहिए, वो भी सिस्टमेटिकली तरीके से। ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू ईच लेवल ऑफ दिस चेन। जैसे कि जी के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन अगर ए तक पहुंचानी है तो जी पहले ई के पास जाएगा, ई सी के पास जाएगा, देन सी के थ्रू वो ए के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। एंड यही बात यहाँ पर कही गई है कि कोई भी, चाहे आपके पास इंफॉर्मेशन है, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, वो हर एक लेवल के थ्रू ही जानी चाहिए। कोई भी जो लेवल है स्किप नहीं होना चाहिए एंड नो कीज कैन बी skipped. However, following this scalar chain can be a longer process causing delays when important information need to be passed. So, in case of emergency and urgency, fuel permitted gang blank. अब ये
बोल रहे हैं कि देखो वैसे तो फ्यूल ने ये सजेस्ट किया है कि ये चेन स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए, लेकिन फ्यूल ने ये भी कहा है कई बार अर्जेंसी होती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो उस केस में फ्यूल ने गैंग प्लैंक परमिट किया है। गैंग प्लैंक बेसिकली क्या है, एक्सेप्शन है स्केलर चेन प्रिंसिपल का। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई इमरजेंसी और अर्जेंसी की सिचुएशन है तो आप इस चेन को ब्रेक कर सकते हो। डी जो है वो डायरेक्टली ई के पास जा सकता है, या फिर एफ जो है वो डायरेक्टली जी के पास जा सकता है। अदरवाइज सिंपल नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, एफ पहले जो है वो डी के पास जाएगा, डी के थ्रू बी के पास जाएगा, बी के थ्रू ए के पास, ए के थ्रू सी के पास, सी के थ्रू ई के पास, ई के थ्रू जी के पास। इस तरह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन मूव होगी। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, अर्जेंसी की सिचुएशन है, उस टाइम पर आप इस चेन को ब्रेक कर कर क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एफ और जी आपस में। एंड इस चीज को डायरेक्ट कांटेक्ट को क्या नाम दिया गया है, गैंग प्लैंक, एंड इसी को एक्सेप्शन ऑफ स्केलर चेन भी कहा जाता है। गैंग प्लैंक इनेबल्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशन विदाउट हैविंग टू फॉलो द स्केलर चेन। डिफरेंट पोजीशंस पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को गैंग प्लैंक परमिट करता है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें स्केलर चेन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। किस सिचुएशन में, ओनली इन दी एमरजेंसी और अर्जेंसी सिचुएशंस। समझ आया आपको स्केलर चेन? बस इसमें हमें चेन फॉलो करनी है। ये डायग्राम जो है वो आप बनाकर आओगे, नीचे लाइन खींचकर बताकर भी आओगे कि इसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन में डायरेक्टली आपने कांटेक्ट कर लिया विदाउट फॉलोइंग दी चेन। नाउ इस चेन को फॉलो करने के क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स है, अगर नहीं फॉलो करोगे तो क्या वायलेटिंग इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स, सिस्टमेटिक तरीके से कम्युनिकेशन फ्लो होगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के भी साथ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, हमेशा एक सिस्टमेटिक तरीके से ही इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। बेटर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। जब देखो आप क्या कर रहे हो, प्रॉपरली अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनके तक इंफॉर्मेशन, अपने जो सुपीरियर्स है उनके पास इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन जो है वो बेटर होंगे आगे से, क्योंकि एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी की जा रही है, यानी कि हर एक पोजीशन को प्रॉपरली रिस्पेक्ट दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि डी बी ए, कि डी जो है बी को स्किप करके सीधा ए के पास जा रहा है, डी जो है वो बी के थ्रू ही ए के पास जा रहा है, तो ए यहाँ पर बी की जो पोजीशन है उसकी भी प्रॉपर रिस्पेक्ट की जा रही है। बी को इग्नोर नहीं किया जा रहा अगर स्केलर चेन फॉलो की जाएगी तो। वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या है, डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का फ्लो कोई भी सिस्टम नहीं होगा, डिसऑर्डरली वो फ्लो होगी। बिटरनेस इन द रिलेशन बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग द क्लोज सुपीरियर्स। अगर डी जो है वो स्केलर चेन फॉलो नहीं करेगा, डायरेक्ट ए के पास जाएगा, तो यहाँ पर बी और डी के बीच में बिटरनेस क्रिएट हो सकती है इन ये रिलेशन में, क्योंकि ये बी को इग्नोर करके डायरेक्टली ए के पास चला गया। इंक्रीज इन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टाइम। तो अगर आप स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते हो, सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन की फ्लो नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर डिले हो सकता है काम में, क्योंकि एक आपको टाइम पर इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं अगर आप स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते। तो प्रॉपरली टाइमली सारा काम हो, सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फ्लो हो सके, इसीलिए स्केलर चेन को फॉलो करना जरूरी है। नाउ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन वर्ड जो है बेसिकली वहां पर यूज किया जाता है जहां पर पावर जो है वो एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो। जब किसी एक ही पर्सन के पास या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पास पावर होती है तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन उसका उल्टा हो जाएगा, जब आप पावर्स को सेपरेट कर देते हो, बांट देते हो, सबके पास ही कुछ ना कुछ पावर है डिसीजन मेकिंग की, तो उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन अ फ्यू हैंड्स और एट द टॉप।
टॉप लेवल, कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में, किसी एक पर्सन के हाथ में या फिर टॉप मैनेजमेंट के हाथ में अगर सारी पावर है तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट पावर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स हैं उनमें सभी में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है पावर्स की, उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्योल ने कहा है कि ना तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फुली सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए एंड ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में फुली डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। अगर फुली सेंट्रलाइजेशन होगी, सारी की सारी पावर टॉप मैनेजमेंट के पास ही होगी या कुछ ही लोगों के हाथों में होगी, तब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस है वो स्मूथली परफॉर्म नहीं कर सकते। हर एक छोटे काम के लिए आपको पहले टॉप लेवल से परमिशन लेनी होगी, देन फिर जाकर वो काम होगा। ऐसा करने से क्या होगा, काम भी डिले होगा और टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो बर्डन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फुली सेंट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप फुली डिसेंट्रलाइजेशन भी कर देते हो तो उससे भी क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट की जो अथॉरिटी है, टॉप मैनेजमेंट की जो पोजीशन है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करने लग जाएंगे। सो ना तो फुली सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए ना ही फुली डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। फ्योल के इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ही करोगे। ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होगी। अगर बहुत ही छोटा साइज है ऑर्गेनाइजेशन का तो आपकी पावर्स जो है वो सेंट्रलाइज भी हो सकती है। तो डिपेंड करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर कि कितना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज है। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। According to Fuel, a company must neither be fully centralized nor fully decentralized and must have a mix of both depending on the size and type of the organization. Mix of both होना चाहिए depending on the size and nature of the organization. Small organizations can be well organized and managed with centralized technology, but large organization need decentralization. छोटी organizations जो होती हैं वो centralized तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पर तो आपको कंपल्सरली डिसेंट्रलाइजेशन करनी ही पड़ेगी। पावर्स जो है वो देनी ही पड़ेगी मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को। अब इनके पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या क्या है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हो तो उससे क्या होगा, जो सुपीरियर्स है, टॉप मैनेजमेंट है, उनका वर्कलोड कम हो जाएगा। बेटर एंड क्विक डिसीजंस, बेटर और क्विक डिसीजंस आप ले पाओगे। अगर हर एक छोटी छोटी चीज़ पूछ के करनी है तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है डिले होगा। इंक्रीज इन इनकरेजमेंट टू दी सबऑर्डिनेट्स, अगर आप सबऑर्डिनेट को भी पावर दोगे कि छोटे छोटे कामों में वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, तो जब वो डिसीजंस लेकर अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनमें इंकरेजमेंट आएगी, मोटिवेशन, उनका मोरल जो है वो इंक्रीज होगा। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो क्या वायलेटिंग इफेक्ट्स है। अननेसेसरी इंक्रीज इन दी वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, अगर फॉलो नहीं कर रहे और फुली सेंट्रलाइजेशन कर दी तो वहां पर सुपीरियर्स का वर्कलोड जो है वो अननेसेसरी तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिसेंट्रलाइजेशन फुली कर देते हो तो वहां पर अननेसेसरी वर्कलोड सबऑर्डिनेट्स का इंक्रीज हो जाएगा। डिक्लाइन इन द इनकरेजमेंट टू द सबऑर्डिनेट्स इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, एंड अगर आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करते हो तो उससे जो आपके सबऑर्डिनेट्स है उनमें इनकरेजमेंट जो है वो कम हो जाएगी। सो ये था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट द कॉर्प्स प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ये डेवलप करता है टीम स्पिरिट को। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो फ्योल के इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक मैनेजर को हमेशा अपनी टीम में टीम स्पिरिट डेवलप करनी चाहिए, यानी कि जो भी ग्रुप जिस भी ग्रुप के साथ वो काम कर रहा है किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, उस ग्रुप में हमेशा टीम स्पिरिट की भावनाओं को डेवलप करना चाहिए। तो टीम स्पिरिट की भावनाएं कैसे डेवलप होंगी, तो उसके लिए
हेनरी फ्यूल ने कहा है कि मैनेजर को हमेशा आई वर्ड को वी वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट इनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। द मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। हमेशा देखो यार, जब भी कोई ग्रुप किसी भी गोल को अगर अचीव कर रहा है, इस ग्रुप का ऑब्वियस सी बात है एक हेड तो होगा ही। अगर हम क्रिकेट टीम की बात करें तो क्रिकेट टीम में भी कैप्टन होता ही है। तो क्रिकेट टीम अगर मैच जीत जाती है, कोई भी टीम, इंडिया की टीम है जो अगर मैच जीत जाती है, तो मैच जीतने का जो श्रेय है वो सारे टीम मेंबर्स को दिया जाएगा। जितने भी प्लेयर्स हैं टीम में, हर एक टीम प्लेयर को उस जीत का श्रेय दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि सिर्फ कैप्टन की वजह से टीम जीती है। अगर आप ये बोलोगे कि कैप्टन की वजह से ही टीम जीती है, बाकी प्लेयर्स ने तो कुछ किया ही नहीं, तो उससे क्या होगा, जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। एफर्ट्स तो उन्होंने भी लगाया, अकेले कैप्टन ने तो एफर्ट्स लगाए नहीं है। तो इसी तरह से कोई भी ग्रुप, जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो उस किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए हर एक ग्रुप मेंबर एफर्ट्स लगाता है। एंड अगर हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं तो वो हर एक ग्रुप मेंबर के एफर्ट्स की वजह से ही अचीव होता है, सिर्फ हेड और मैनेजर की वजह से अचीव नहीं होता। तो हमेशा मैनेजर को ये कहकर बोलना चाहिए कि हम लोगों ने मिलकर एफर्ट्स लगाए थे, हम लोगों ने मिलकर काम किया है, तभी हम इस काम में सक्सेसफुल हो पाए हैं। अगर मैं अकेला करता तो मैं इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अगर मैनेजर ये बोलेगा कि मैंने ही एफर्ट्स लगाए हैं, मेरी वजह से हम सक्सेसफुल हो पाए हैं, तो नेक्स्ट टाइम पर जब भी काम करना होगा बाकी टीम मेंबर्स उतने अच्छी तरीके से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे जितने उन्होंने इस बार लगाए हैं। सो स्पिरिट द कॉर्प्स में बस सिंपल इतनी बात कही गई है कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे ग्रुप मेंबर्स में टीम स्पिरिट की भावना कम हो। हमेशा ऐसे काम करो कि लोगों में टीम स्पिरिट की भावना उत्पन्न हो, पैदा हो, डेवलप हो, और सारे लोग जो हैं वो मिलजुल कर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए फुली एफर्ट्स लगाएं। नाउ इसके पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या है। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो उससे टीम स्पिरिट डेवलप होगी, ग्रुप गोल्स आप अचीव कर पाओगे, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आप लेके आ सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, जो मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज। आपको पेनल्टीज वगैरह नहीं लगानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन प्रॉपरली कर रहे हैं, लोग टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं, टाइम पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं, तो पेनल्टीज वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स। उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास जो है, ट्रस्ट इंक्रीज होगा, आपस में उनका भाईचारा जो वो इंक्रीज होगा अगर आप टीम स्पिरिट की भावनाएं जो उनके अंदर डेवलप करते हो। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो टीम गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, टीम वर्क नहीं हो पाएगा, स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट ही बना रहेगा। सो ये थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही ज़्यादा इजी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। नॉर्मली अगर आप सोच के चलो बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल है। एक ग्रुप को ध्यान में रखकर कि एक ग्रुप में हमें काम करना है, तो ग्रुप में काम करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से अगर हम काम करेंगे काम बेटर होगा, क्योस नहीं होगा। बस उसी तरह उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हेनरी फ्यूल ने ये हमें कुछ 14 गाइडलाइंस दी गई हैं मैनेजमेंट में। अगर कोई भी मैनेजर अपनी मैनेजमेंट करते वक्त इन 14 गाइडलाइंस को यूज़ करते हैं तो उनकी मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है, बेटर हो सकती है। सो ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो सिंपल जर्नल गाइडलाइंस है, रूल्स नहीं है कि किसी भी मैनेजर को ये फॉलो करने ही करने हैं। हेनरी फ्यूल ने बता दिया कि अगर इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करोगे तो फॉलो करने से क्या होगा, नहीं फॉलो करने से क्या होगा, ये भी उन्होंने बता दिया। अब मैनेजर के ऊपर है कि वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि उन्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे। सो होपफुली आप लोगों को 14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ आए होंगे। नहीं समझ आए, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो वो आप अपनी कमेंट सेक्शन में
बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड अकाउंट्स के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस को। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।